नमस्कार। आज मैं सविता, लेक्चरर हिस्ट्री आरएसकेवी नंबर 2 शकरपुर से आपका स्वागत करती हूँ इतिहास की इस कक्षा में। और मेरी इस कक्षा में मेरे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर हरिता अरोरा मैडम, कोर एकेडमिक यूनिट से, जो कि टीम कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारी। और मेरे साथ हैं मिसेस प्रज्ञा सिन्हा मैम, एसओई द्वारका से, नीता सिंगल मैडम, एसकेवीएच ब्लॉक अशोक विहार से, और डॉक्टर विनोद यादव, एसवीवी वीटी ब्लॉक शालीमार बाग से, मिसेस रचना चावला, आरएसकेवी नंबर 1 चांदनगर से, और मिस्टर संतोष कुमार मिश्रा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरौला से। तो हम सभी मिलकर के आपका स्वागत करते हैं। और बेटा, गाइडलाइंस हमेशा की तरह, काइंडली रिफ्रेश योर स्क्रीन इफ यू कैन नॉट सी और कैन नॉट हियर प्रॉपरली। दिखाई ना और सुनाई ना देने पर स्क्रीन को रिफ्रेश करें। नीचे दाएं कोने में जो स्क्वायर पर है उसको क्लिक करके वीडियो विंडो को बड़ा करें ताकि आप उसको आराम से पूरी पिक्चर को देख सकें। इसके अलावा चैट का इस्तेमाल केवल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए और आंसर पूछने के लिए ही करें। आपके लिए जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसके लिए हम एनसीईआरटी किताब जो कि आपकी बेस बुक है जिस पर आधारित ये पूरी इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा गूगल सर्च के द्वारा, और हमने कुछ एनिमेटेड वीडियोस इसमें इनकलकेट किए हैं। उसके लिए मैं आईप्रेप ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तथा द जे पॉल जेटी म्यूजियम की भी एक वीडियो इसमें इनकलकेटेड है जो कि आपके नॉलेज को और ज़्यादा एनरिच करेगी। लेकिन ये सभी जो भी संदर्भ लिए गए हैं ये शैक्षिक रूप से और विशुद्ध रूप से गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से लिए गए हैं। यदि कोई भी विसंगति या अनजाने में हुई त्रुटि इसमें पाई जाती है तो हम उसे तदनुसार ठीक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा बेटा, हमेशा की तरह हम आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है उससे बचने के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, दूरी बनाए रखनी है, अपने हाथों को बार बार धोना है ताकि हम इस प्रॉब्लम से बचे रहें, और हमें 3 लेयर्ड मास्क का इस्तेमाल करना है ताकि हम इस समस्या से अपने आप को बचा के रख सकें। सो बेटा, प्लीज फॉलो दीज गाइडलाइंस। अब हरिता मैम, ओवर टू यू। प्लीज बच्चों से जरा आप रूबरू होइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की यानी इससे पिछले हमारा जो एपिसोड था उसमें जो टॉप 10 बच्चे आए हैं कौन बनेगा इतिहासपति में, उस पर जाऊं उससे पहले जो टोटल रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं वो मिले 28,500 बच्चों। हम उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर पर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिससे आपकी लर्निंग होती है। तो चलिए, कौन बनेगा इतिहासपति में सबसे पहले नंबर पर है खुशी फोगाट फ्रॉम गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरगढ़ से। दूसरे नंबर पर है भानुचंदर जीएसवी लैंसर रोड से। तीसरे नंबर पर एक बार फिर जीएसवी लैंसर रोड से आयुष मिश्रा। चौथे नंबर पर है देवांश आरपीबीवी सिविल लाइंस। पांचवें नंबर पर दुर्गेश वॉश ने GG SSS नंबर 3 बदरपुर से। छठे नंबर पर शिवानी आरपीबीवी सिविल लाइंस से। सातवें नंबर पर आंचल शुक्ला SKV पीरागढ़ी से। आठवें नंबर पर वंदना SV कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयदेव पार्क से। 9th नंबर पर है जरीन बुशरा GSKV कामधेनु स्कूल। और 10वें नंबर पर सुष्मिता RPVV सिविल लाइंस। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। आपको अपना एक फीडबैक मिलता है कि आपकी कहाँ कमियां रह गई जिसको आप इंप्रूव कर सके। जुड़े रहिए, इतिहास की कक्षा को एंजॉय करते रहिए। तो आज के कौन बनेगा इतिहासपति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड ओवर टू यू सविता मैम। आई होप सविता मैम इज देयर। तो बच्चों, जो कौन बनेगा इतिहासपति की ये श्रृंखला जो है हमारी, वो ये हमारा जो नेट है वो भी उसकी वजह से थोड़ा ताली देर से बजी। कोई बात नहीं बेटा, आपकी हौसला अफजाई के लिए ये तालियां बजी, और आप आगे भी ऐसा ही अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। तो आज हमारा चैप्टर है शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स 16th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी के बीच। तो बेटा, हम बात करेंगे शासक की
और इतिव्रत की। पिछली कक्षा में हमने बात की थी मुगल साम्राज्य और उनके शासकों की, यानी मुगल वंश में भारत की नींव किसने रखी, और हमने बात की थी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स की, यानी जो क्रॉनिकल्स होते थे वो क्या होते थे और उनकी रचना क्यों की गई थी। और आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स के अंतर्गत, यानी इतिव्रतों की रचना के अंतर्गत हम बात करेंगे लैंग्वेज की, यानी इतिव्रतों की रचना करते समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, और मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी रही थी। इसके अलावा जो रचना का जो तरीका था, मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपियों के फॉर्म में ये इतिव्रत रचे गए। तो पांडुलिपियों का अर्थ क्या होता था और उनको बनाने की प्रक्रिया क्या थी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड सुलेखन, यानी कैलीग्राफी, यानी किस सुंदर ढंग से उनको लिखा जाता था और क्या तरीका रहा होगा उस समय इन पांडुलिपियों की रचना का, ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद इन पांडुलिपियों को और मतलब इंफॉर्मेटिव और सुंदर बनाने के लिए इन पांडुलिपियों के अंतर्गत लेखन के साथ साथ रंगीन चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा मुगल काल अपनी पेंटेड इमेजेस के लिए बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो उसके बारे में हम संक्षेप में यहाँ पर जानेंगे कि रंगीन चित्रों को कैसे पांडुलिपियों के अंदर इनकलकेट किया जाता था और रंगीन चित्रों का क्या महत्व रहा होगा। एक जादुई कला के रूप में रंगीन चित्र को जाना जाता है, और जीवित लोगों के चित्रों की रचना को लेकर शासकों और उलमा के बीच में जो थोड़ी बहुत टेंशन रही, उस पर एक छोटा सा डिस्कशन। और समय के साथ साथ लेकिन इस जो भी ये प्रॉब्लम्स आई उनकी व्याख्याओं में बदलाव भी आ गया। तो बेटा अब एक सुंदर सी वीडियो के साथ हरिता मैम स्टार्ट करेंगी। हाँ जी मैम। तो चलिए, हर बार की तरह ये वीडियो आपके सामने है जो बताता है कि 1600 के मध्य में रेम्बार्ट नाम का एक यूरोपियन चित्रकार हुआ था, उसने यहीं से प्रेरणा लेकर के बनाई थी। यहाँ आप शाहजहां को देख रहे हैं, खासकर मुगल शाहजहां, बादशाह शाहजहां से प्रेरित होकर के उसने चित्र बनाए थे। चित्रकारों ने मुगल काल में बनाए इन चित्रों को चटकीले दमकते रंगों से भर दिया था। और हम बात कर रहे हैं लेट 16th और 17th सेंचुरी की। और यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं एक स्केच मुगल बादशाह शाहजहां का। वीडियो आगे बढ़ रही है शायद, तो वीडियो के साथ साथ हम आपके साथ बात करते चलते हैं। मुगल चित्रकारी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से की जाती थी। आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस उस समय में नहीं थी। तो ये कैसे होता था, चलिए इस यात्रा पर हम चले। तो चले हम देखते हैं यहाँ रंग बिरंगे लाल पीले नीले हरे कहाँ से आए ये रंग सारे। तो ये रंगों का आना, उन चित्रों में भरना एक बड़ी कला थी। कपास के रेशे से बने कागज पर चित्रकारों द्वारा अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उन रंगों का प्रयोग किया जाता था। जो पाउडर जैसे रंग पानी और गोंद को मिला करके बनाया जाता था। ये रंग देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो आज हमें मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। पेंट करने के लिए गिलहरी या बिल्ली के बच्चे के बालों का ब्रश बनाया जाता था। पेंटिंग या तो एक अकेला आर्टिस्ट करता था या वर्कशॉप में होती थी। वर्कशॉप होती थी बकायदा इसके लिए। वर्कशॉप में क्या होता था कि एक आर्टिस्ट पहले स्केच बनाता था और मुख्य चरित्र में वो रंग भरता था, और दूसरा आर्टिस्ट उसके इर्द गिर्द की आसपास की डिटेल्स पर काम करता था। और जब पेंटिंग पूरी हो जाती थी, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसकी सतह को सुलेमानी पत्थर, एक तरह का जेमस्टोन है, उससे पॉलिश करके चमकाया जाता था। क्यों चमकाया जाता था? क्योंकि रगड़ से गर्मी और प्रेशर बनता था, जिससे रंग जो है पेपर में गहरे में उतर जाता था और चटक और शाइनिंग तरीके से उभर करके आता था। मुगल आर्टिस्ट ने नारंगी और लाल रंगों को कहां से बनाया? उन्होंने लाल सल्फाइड पारे का इस्तेमाल किया। चमकीला नीला रंग बनाया गया नीले लाजवर्द मणि से, जो कि लपीज लजूली अफगानिस्तान से आता था। और चटक पीला रंग वो लोग बनाते थे आर्सेनिक से। और दूसरा पीला रंग एक और था जिसे भारतीय पीला रंग कहा जाता था। ये रंग बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उनसे बनता था उन गायों के मूत्र से, कि जिन गायों को खासकर इसके लिए आम के पत्ते खिलाए जाते थे। और ये हरा रंग आप यहाँ देख रहे हैं नीले और पीले रंग के मिक्सचर से, या तांबा जिसे सिरके से ट्रीट किया जाता था उससे बनाया जाता था। सफेद चौक जैसा पेंट शीशे यानी लेड और ग्राउंडेड सिप्पियों से, और काजल, काजल भी वो जो काठ कोयला की कालिक से मिलता था उससे बनाया जाता था।
लेकिन कुछ मेटेलिक रंग थे, सोने और चांदी, वो सोने चांदी के पाउडर से बनाए जाते थे। तो हम देखते हैं कि ये मुगल पेंटिंग्स बहुत ही दरबारी दृश्यों से निकल करके धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर तक फैल जाती है, और रेम्बार्ट जैसे यूरोपीय चित्रकारों को इसने प्रेरित किया, प्रेरणा दी। थैंक यू जे पॉल जेटी म्यूजियम, we used your video for totally non-commercial educational purpose. Thank you very much. Over to you, Savita ma'am. थैंक यू सो मच हरिता मैम, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपने रंगीन चित्रों के बारे में बताया कि मुगल इतिहास में जिनको जो हमें बहुत बढ़िया जानकारी भी प्रदान करते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पुरानी क्लास का एक रिकैप यहाँ पर। इतिवृत्त का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, यानी जब हम इतिहास का या ऐतिहासिक घटनाओं का एक कालानुक्रमित लिखित ब्यौरा देते हैं तो वो कहलाता है इतिवृत्त। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। और आप साथ में पिक्चर्स के थ्रू देख रहे होंगे अभी जो आपने इमेजेस भी देखे पीछे, कि इन इमेजेस, ये इमेजेस को उसमें इनकलकेट भी किया जाता था ताकि और बढ़िया से उस इंफॉर्मेशन को लोगों को पहुंचाया जा सके। तो बेटा अब ये जो इनकी इतिवृत्तों की रचना के दौरान जो इनकी भाषा होती थी तुर्की से फारसी की ओर, ऐसा क्यों? पहली बात, जो मुगल थे, मैंने आपको बताया था कि जो बाबर और जो मुगल वंश की स्थापना में जो शुरुआती मुगल थे, ये मुगल शब्द उन्होंने अपने लिए नहीं चुना, वो खुद को तुर्की कहते थे। वो कहते थे हम तुर्क हैं और चगताई तुर्क हैं और हम वो तुर्की भाषा ही बोलते थे। लेकिन दूसरी चीज, जो बाबर था, बाबर ने अपनी जो कविताएं और जो संस्मरण लिखे, यानी जो उन्होंने पोएम्स और मेमोयर्स लिखे जैसे तुज़ुक-ए बाबरी, वो उन्होंने तुर्की भाषा में ही लिखे। यानी शुरुआती दौर में मुगल काल में तुर्की भाषा को ही इन्होंने फॉलो किया। लेकिन अकबर ने फारसी को अपने दरबार की मुख्य भाषा के रूप में अपना लिया। क्यों? अकबर ने ऐसा क्यों किया? तुर्की को छोड़ के उन्होंने फारसी की तरफ क्यों कदम बढ़ाया? इसके कई कारण थे, कई कारण हो सकते थे। जैसे पहला कि जो जब भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई उससे पहले दिल्ली सल्तनत का काल, मतलब सुल्तान उसमें थे, इब्राहिम लोदी को परास्त करके जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, उस समय पर दिल्ली में उत्तर भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदवी और कुछ क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी, यानी कुछ रीजनल जो चेंजेस करके फारसी उस समय पर साहित्य और दरबार की भाषा के रूप में फल फूल रही थी। यानी ओरिजिनली वहां पर हिंदवी और फारसी पहले से बोली जा रही थी। तो अकबर के अनुसार एक नई भाषा को लाने की बजाय जिससे जनता ज्यादा यूज टू है उस भाषा को उन्होंने अपनाना ज्यादा उचित समझा। इसके अलावा दूसरा कारण रहा होगा ईरान के साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक संबंध। ईरान में ही फारसी भाषा बोली जाती है, ईरान और उसके आसपास के एरिया में, पर्शिया में। तो पर्शियन लैंग्वेज एक ये भी कारण रहा होगा कि जब शेरशाह सूरी से परास्त होने के बाद हुमायूं ने ईरान में जाके शरण ली, वहां पर उनके सफावी जो शाह थे उनके दरबार में रहे और काफी साल उन्होंने उधर बिताए। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कॉन्टेक्ट रहा, उसका भी प्रभाव हो सकता है शायद कि अकबर के द्वारा फारसी को एक दरबारी भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि ईरान से आने वाले जो प्रवासी थे उसमें विद्वान रहे होंगे, चित्रकार रहे होंगे, और ये लोग भारत में क्यों आते थे? ताकि मुगल दरबार में उनको आश्रय मिल सके, उनको कोई पोजीशन मिल सके, पावर्स मिल सके। हो सकता है उन लोगों के द्वारा उनको मोटिवेट किया गया हो ताकि वो पर्शियन लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकें। दैट मीन्स कि इसीलिए शायद वो लोग टर्की से, यानी जो तुर्की भाषा थी उससे फारसी भाषा की तरफ आगे की तरफ बढ़े और धीरे धीरे पर्शियन लैंग्वेज भारत में मुगल वंश की एक दरबारी भाषा के रूप में सामने आती है। देखिए बेटा, एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मुगल थे वो खुद को चगताई तर्क कहा करते थे। मतलब चगताई जो चंगेज खान का बड़ा बेटा था, वो उसी का आगे उसी के डिसेंडेंट्स अपने आप को मानते थे। बाबर, उन्होंने भी तुर्की भाषा को ही अपनाया और टर्किश लैंग्वेज को ही उन्होंने बनाते हुए अपने मेमोयर्स और अपनी जो भी उन्होंने आत्मकथा आदि लिखी वो तुर्की में लिखी। इससे पहले भारत में पर्शियन बोली ही जा रही थी दिल्ली सल्तनत के काल में, और पर्शियन के साथ साथ जो दूसरी भाषा थी वो बोली जा रही थी आपकी हिंदवी। यानी हिंदवी और पर्शियन जो ओरिजिनली वहां पर मौजूद थी, तो अकबर ने शायद इन्हीं भाषाओं को आगे ले जाने के लिए प्रयास किए बजाय के तुर्की भाषा। इसके बाद
जो फारसी भाषा थी यानी जो पर्शियन लैंग्वेज थी, उसको कैसे दरबारी भाषा में लाने के लिए प्रयास तो करने पड़े होंगे। कैसे उन्होंने इसको प्रमोट किया कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि फारसी को दरबार की सबसे ऊंची भाषा का स्थान दिया। जब ऑफिशियली वो भाषा शुरू की गई तो लोगों ने भी धीरे धीरे उसको एक्सेप्टेंस देनी, पहले से भी लोकल लोग उसको बोला ही करते थे। तो जब दरबार में उसको एक प्लेस मिला, एक ऊंचा स्थान मिला, तो आगे ऑफिशियली वो लैंग्वेज आगे ट्रांसफर होती चली गई। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया तरीका ये था कि जिन लोगों की पर्शियन लैंग्वेज पर या फारसी भाषा पर पकड़ अच्छी थी, यानी बहुत बढ़िया से उस भाषा को जो बोल पाते थे, लिख पाते थे, उन लोगों को दरबार में अच्छी प्रतिष्ठा और उनको कुछ पावर्स से भी नवाजा गया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस भाषा की तरफ अग्रसर हों। अलावा इसके, जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो उससे पहले हमें खुद को भी बात फॉलो करनी होती है। तो राजा और शाही परिवार और उनके जो विशिष्ट सदस्य होते थे दरबार के, वो लोग पर्शियन भाषा ही बोलते थे, इसी भाषा को यूज करते थे ताकि इसी भाषा का प्रसार आगे हो सके। इसके बाद धीरे धीरे जब ऑफिशियली इस भाषा को बोलना शुरू हुआ, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, तो जो लेखपाल थे यानी जो अकाउंटेंट्स, क्लर्क और जो बाकी अधिकारी होते थे, बड़े अधिकारी, उन लोगों ने भी धीरे धीरे इस भाषा को सीख लिया और अल्टीमेटली जो फारसी थी वो एक दरबारी भाषा के रूप में प्रसारित हो गई। इसके बाद फारसी, जो भी मैंने आपको बताया, फारसी तथा जो हिंदी थी उससे मिल करके एक नई भाषा का उदय हुआ, वो थी आपकी उर्दू भाषा। और उर्दू जो कि फारसी का थोड़ा सरलीकृत रूप है और वो आसानी से लोगों को वहां पे समझ में भी आ जाती थी। लेकिन एक तरीका और भी था कि पर्शियन लैंग्वेज को और प्रमोट करने के लिए अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ थे, चाहे वो फिर संस्कृत के हो, हिंदी के हो या तुर्की भाषा के हो, उनको दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद, उनको पर्शियन लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबर ने जो अपना आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी तुज़के बाबरी, वो उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी क्योंकि वो तुर्की बोलते थे। मगर इस भाषा को पर्शियन में ट्रांसलेट करके बाबरनामा किया गया। और इसके अलावा कुछ हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों को भी ट्रांसलेट किया गया, जैसे महाभारत और रामायण। महाभारत को ट्रांसलेट किया गया रज्मनामा, द बुक ऑफ वार, यानी महाभारत का जो ट्रांसलेशन आपको फारसी में देखने को मिलता है उसको कहते हैं रज्मनामा, द बुक ऑफ वार्स। अब बेटा, जो ये इतिवृत्त लिखे जाते थे, इनको लिखने का जो तरीका था वो था पांडुलिपि, यानी पांडुलिपियों के फॉर्म में इन क्रॉनिकल्स को लिखा गया। अब पांडुलिपि क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, आप देखो साथ में लिखा हुआ है हाथ से लिखी गई पुस्तक, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, दिक्कत होती थी। तो वैदिक काल से ही हमारा एक सिस्टम डेवलप था कि वैदिक काल से, या आप कह लीजिए प्राचीन काल से ही, जब लेखन कला का विकास हुआ तो पांडुलिपियों के फॉर्म में ही किताबों की रचना या पुस्तकों की रचना की जाती थी। तो मुगल काल में भी जो इतिवृत्तों की रचना की गई वो पांडुलिपियों के फॉर्म में ही की गई, यानी हाथ से लिखी जाती थी वो पुस्तकें। और ये जो पुस्तकें होती थी, यानी जो पांडुलिपियां होती थी, जब इनको बनाया जाता था तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, बहुत ही कठिनाई और एक जटिलता के साथ इनको तैयार किया जाता था और बहुत ही खूबसूरत पांडुलिपि बन के तैयार होती थी। तो ये कार्य होता कहाँ पर था? पांडुलिपियों के लिए एक स्पेशली शाही किताब खाना, हम मुगल काल की बात कर रहे हैं तो हम मुगल काल में ही बताएंगे कि शाही किताब खाना है, यानी इंपीरियल किताब खाना जो होता था वो सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन, यानी उनका वहां पर प्रोडक्शन किया जाता था। शाही किताब खाना, देखिए एक पिक्चर आपके सामने आई, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको अलग अलग कामों में इंडल्ज नजर आ रहे हैं, यानी किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता था, बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे विविध विविध कार्य किए जाते थे, तब जाके ये एक संपदा हमारे सामने आती थी। तो शाही किताब खाना, जिसे हम पुस्तकालय भी कह सकते हैं, कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ लाइब्रेरी। लेकिन पुस्तकालय में पुस्तकें, अगर हम आज के संदर्भ में देखें, लाइब्रेरी में हम पुस्तकें रखते हैं, प्रिपेयर्ड पुस्तकें, लेकिन यहाँ पर किताबें बनाई, पुस्तकें यानी पांडुलिपियां बनाई भी जाती थी, तो इसलिए हम इसको लिपि घर कह सकते हैं। यानी उस समय दरअसल ये एक स्क्रिप्टोरियम होता था, जहां पर स्क्रिप्टोरियम मतलब यहाँ पर दो काम होते थे, एक तो जो बादशाह ने अपनी पांडुलिपियां जो बनवाई हैं वो उसके अंदर रखी जाती थी संभाल के, बिल्कुल जैसे लाइब्रेरी में पुस्तक रखी, किताबें रखी जाती है ना, ऐसे। और दूसरा काम वहां पर होता था
जो नई पांडुलिपियां हैं उनकी रचना भी शाही किताब खाने में ही होती थी। यानी ये जो सेंटर था जहाँ बुक्स को या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को या हम कह सकते हैं इतिव्रतों को संभाल के रखा जाता था और नए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यहाँ पर तैयार भी किया जाता था। तो बेटा ये बहुत एक रिगरस प्रोसेस थी जिसके चलते एक पांडुलिपि हमारे सामने तैयार होके आती थी। तो आइए हम देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या रही होगी। पांडुलिपियों की रचना में बहुत सारे विविध कार्यों को करने के लिए विविध लोग थे, यानी डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स वर एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटीज। तो क्या एक्टिविटीज होती थी? अब कोई भी पांडुलिपि बनानी है, जैसे ये देखिए सुंदर पांडुलिपि का एक पिक्चर आपके सामने आ रहा है जिसमें पिक्चर्स भी बनी हुई है, लिखा हुआ है और उसको डेकोरेट भी किया हुआ है। बहुत ही ऐसी बहुत सारी सुंदर कलाकृति, सुंदर पांडुलिपियां हमें मुगल काल और उससे पहले के समय में भी देखने को मिलती हैं। तो मुगल काल में सबसे पहले क्या चाहिए हमें? कागज। यानी सबसे पहले कागज चाहिए। तो कागज बनाने वाले जो सब, और इसके लिए हमें सबसे पहले कागज बनाने वाले यानी पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने के लिए, अभी मैंने पन्ने की पिक्चर आपको दिखाई, तो पन्ने तैयार करने के लिए हमें कौन चाहिए थे? कागज बनाने। वो पेपर बनाते थे प्रॉपर। ठीक है, अभी मैडम ने आपको पीछे बताया कि किस तरीके से पेपर बनाया जाता था। और दूसरी चीज, अब पेपर बन गया, एक पहले से एक तैयार जो रॉ फॉर्म में एक पहले से मसविदा तैयार किया जाता था, पूरा लिखित फॉर्म में रखा होता था, लेकिन उसको क्योंकि पांडुलिपि पर लिखना है तो स्पेशली सुलेखकों को बुलाया जाता था, कैलीग्राफर्स, स्क्राइब्स को बुलाया जाता था, जो उस कॉपी को, उस टेक्स्ट को जो कॉपी करते थे, लिखते थे। ठीक है, तो ये देखिए आप, पन्ने हैं हमारे पास। अब हमें कौन चाहिए? सुलेखक चाहिए, यानी वो बैठ करके अच्छे तरीके से पूरा ढंग से उस चीज को उस पांडुलिपि के पन्नों पर उतारता था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं कोफ्तगर। कोफ्तगर का मतलब होता है पन्नों को चमकाने वाला। लिखने के बाद फिर मैडम ने बताया था ना, सुलेमानी पत्थर से उनको चमकाया जाता था। ठीक है, फिर उनको चमकाने के लिए एक अलग से व्यक्ति होता था जो उस पन्ने को बढ़िया से चमक लाता था उसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसको चमकाने के लिए और उसको जगह जगह पर उसको अच्छे से उसको उसमें एक ब्राइटनेस लाने के लिए ये लोग काम किया करते थे। इसके बाद आता है आपके चित्रकार। अब सुलेखक जब लेख लिख रहा है, सुलेखक जब उसकी नकल कर रहा है पाठ की, तो वो क्या करते थे? उसमें चित्रों के लिए जगह छोड़ देते थे। ठीक है, चित्रों के लिए जगह छोड़, टूटी हुई जगह पर चित्रकार बैठ करके, आपने अभी पीछे इतनी सुंदर वीडियो हरिता मैम ने आपको इतने बढ़िया से डिस्क्राइब किया, उसमें कलर्स बना करके फिर चित्रों को बना करके उसको एक मतलब उस लिखे हुए तथ्य को सही से प्रेजेंट करने के लिए पेंटर उसमें एक सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को बनाया करता था। देखिए हम इसमें भी देख सकते हैं, इसके बाद पेंटर पेंटिंग कर रहा है बैठ करके और उस पर खाली जगह पर वो अपने उन शब्दों को पेंटिंग के फॉर्म में वहां पर उकेरा करता था, मतलब सॉरी उसको चित्र के रूप में दिखाया करता था। इसके बाद आते हैं जब पूरी प्रक्रिया हो गई, यानी कागज बन गया, सुलेखकों ने पाठ लिख दिया, चमक गए पर पन्ने और चित्रकार ने अपना काम कर दिया, उसके बाद आते थे जिल्दसाज यानी बुक बाइंडर्स। यानी ये क्या करते थे? पन्नों को इकट्ठा करके, सारे जितने भी पन्ने बन गए हैं, जितने भी पांडुलिपि का एक पन्ना तैयार हो गया है, उन सबको इकट्ठा करके उसको एक ऑर्नामेंटेड कवर, यानी उसको एक सुंदर तरीके से उसको कवर किया करते थे, उस पर जिल्द चढ़ाया करते थे। यानी जिल्द साज भी अलग होते थे। ऐसा नहीं है कि उसी व्यक्ति ने सारा, एक ही व्यक्ति ने सारा काम कर दिया, एक डिफरेंट डिफरेंट लोग पर्सन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाते थे। तो जिल्द साज बैठ करके उस पर सुंदर जिल चढ़ा के एक सुंदर सी कलाकृति यानी सुंदर सी पांडुलिपि हमारे सामने आ जाती थी। तो बेटा ये प्रोसेस थी जिसके जरिए पांडुलिपि बन करके तैयार होती थी। ठीक है, इसके बाद जो पांडुलिपियों की प्रक्रिया है, रचना की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये जो पांडुलिपि जब बनकर तैयार हुई, तो आप देख रहे हैं जब इतनी कठिनाई और इतनी जटिल प्रोसेस के बाद, इतने प्रयासों के बाद जब ये पांडुलिपि तैयार हो रही है, तो ये एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि बहुत प्रेशियस है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्क से मतलब वैसे भरपूर है और सुंदरता में तो इसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि पेंटिंग के लिए जो पेंटर्स हैं उसके लिए इतना प्रयासरत रहते थे कि उसको जितना खूबसूरत बनाया जा सके उतना वो बना सकते थे। तो ये एक तैयार पांडुलिपि हमारे लिए बहुमूल्य वस्तु थी, एक बौद्धिक संपदा थी और सुंदरता के कार्य का एक नमूना हमारे सामने प्रस्तुत करती थी। इसके अलावा
ये जो पांडुलिपियां बनती थी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता था, तो कहीं ना कहीं हमें बादशाह की शक्ति और उसके पावर का, हमें पोजीशन का प्रदर्शन तो हमें देखने को मिलता ही है। अलावा इसके पांडुलिपियों में जो लोग संलग्न थे, यानी जो लोग ये कार्य करते थे, उन कार्यों को करने वाले लोगों को पदवियां भी दी जाती थी और पुरस्कार देकर के उनको पहचान मिलती थी। लेकिन कुछ लोग बेचारे गुमनाम ही रह गए, जिनको ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। कौन लोग थे जिनको पहचान मिली? जो कैलीग्राफर्स थे, जिन्होंने सुंदर सुंदर राइटिंग में उनको लिखा, वो लोग पहचान उनको मिली, उनको पदवियां भी मिली, पुरस्कार भी मिले। और पेंटर्स, जो कि सुंदर पेंटिंग्स के जरिए उस लिखित बात को बड़े ही सुंदर तरीके से हमारे सामने, जो आंखों को देख करके समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है, उन चित्रकारों को भी पुरस्कार और पदवियां मिली। लेकिन कुछ लोग जो कि इसमें इंडल्ज होने के बावजूद भी गुमनाम रह गए, वो थे पेपर मेकर्स। ये तो पता है कि पेपर बनाते थे, लेकिन कौन लोग पेपर मेकर्स थे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और बुक बाइंडर्स, जो कि बाद में इतना सुंदर अलंकरण देते थे, ऑर्नामेंटेड कवर्स उसको चढ़ाते थे, उन लोगों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये लोग गुमनाम ही रह गए। तो बेटा आई थिंक पांडुलिपियों की रचना की प्रक्रिया और रचना में संबंधित लोगों के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों तक पहुंची होगी और आप लोगों ने भी समझे होंगे। तो हरिता मैम, अगर यहाँ तक बच्चों की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप एक बार बात कर लीजिए। जी, क्वेरी तो एज सच कुछ नहीं आई, लेकिन एक बात जरूर मेरे दिमाग में आ रही है हाँ जी, बिल्कुल। कि जिस तरह से ये पूरी एक लंबा प्रोसीजर रहा, किताबें, पांडुलिपियां, पहली बार जो पांडुलिपियां इस टाइम पीरियड में आती है, और हम बात कर रहे हैं 1526 से लेके 1857 की। 1526 में बाबर आता है भारत, पानीपत का युद्ध होता है। बाबर के बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया, लेकिन हुमायूं फिर वापस आकर के 1555 में सिकंदर सूरी को हरा करके दोबारा से सत्ता स्थापित करता है। और ये चलता है पूरा इतिहास 1857 तक, यानी जो अंतिम मुगल बादशाह हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। इसी बीच में कई बार उथल पुथल, उतार चढ़ाव आते हैं। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया, अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद अंग्रेज जो आ चुके थे भारत में, उनके सामने इनकी सारी स्थिति जग जाहिर होती है कि ताकत ज्यादा नहीं रही, मराठे मराठे होने लगे डोमिनेंट। तो उस समय में जो छेद दिखाई दिए, तो अंग्रेजों को और आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन ये तो पूरे इनके इतिहास है जो साथ साथ दिमाग में चलता चला आ रहा था। लेकिन एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर जो हमें पांडुलिपियां दी, जिनको बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल थी, अगर आज के साथ हम तुलना करें, तो आज तो आपके हमारे सबके हाथों में किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो हम आम लोग भी पढ़ सकते हैं। उस समय पुस्तकें यानी बुक्स केवल राजा लोग या बहुत अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि वो बहुत ही महंगी, बहुमूल्य सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल धरोहर हुआ करती थी। तो हाँ सभी जी, आगे बढ़े हम बहुत लोग। बढ़िया हरिता मैम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं बेटा इन पांडुलिपियों में कैलीग्राफी की, यानी आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। अभी मैंने बात की कि इनको बहुत सुंदर तरीके से एक सुलेखक इसको लिखा करता था। तो कैलीग्राफी क्या होती है? आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, यानी और हर लैंग्वेज में कैलीग्राफी होती है। तो यहाँ पर्शियन लैंग्वेज की कैलीग्राफी की हम बात करेंगे कि ये सच में एक स्किल है। सबके बस की बात नहीं होती है कि आप सुंदर लिख सकते हैं, लेकिन जो आर्टिस्टिक वे में जो शब्द बनाए जाते हैं कि कहीं नीचे की तरफ को शब्द बड़ा हो रहा है, कहीं ऊपर की तरफ, और बिल्कुल सिमेट्री में वो चीज बड़ी हो रही है, तो इट वाज अ स्किल इंडीड, कि ये सच में एक स्किल रहा है और आज भी है। ठीक है। तो इसके बाद लेकिन इसमें भिन्न भिन्न शैलियों में हम कैलीग्राफी हमें पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिलती है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये लिखी जाती थी। तो जो अकबर की पसंदीदा शैली थी वो थी आपकी हस्तलेख। देखिए बेटा, साथ में वीडियो में आप देख रहे हैं बड़े ही सुंदर तरीके से, हमें लैंग्वेज भले बेशक समझ में ना आ रही हो, लेकिन हम देख रहे हैं कितनी सुंदरता से लेखक उसको लिख रहा है। ठीक है, और यही अकबर की पसंदीदा शैली थी। अब सुलेखन के कार्य में जो कैलीग्राफी था, नस्तलिक शैली जो थी अकबर की पसंदीदा शैली रही। ये तरल, फ्लूइड, यानी ऐसे लगता था जैसे बह रहे हों अक्षर। ठीक है, लिखी जाती थी और लंबे और प्रभावी ढंग से इसको लिखा जाता था। आप देखिए, आपके सामने साथ में पिक्चर एक चल रही है, लॉन्ग एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते थे इसमें, लंबे लंबे।
और अकबर ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। नस्तलिक शैली में एक जो यूज किया जाता था कलम, कलम जो कि सरकंडे की बनी होती थी, और इसकी निब को छील करके, निब जो होती थी इसकी वो 5 से 10 मिलीमीटर की नोक होती थी, जिसको छील करके बीच में चीरा लगा दिया जाता था। देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, चीरा लगा दिया जाता ताकि ये इंक को अच्छे से सोख सके और सही से लिख सके। ठीक है, स्याही की मदद से कलम को स्याही में डुबो करके लंबे और प्रभावी ढंग से इस शैली को लिखा जाता था। और कहीं ना कहीं अकबर जो कि कहते हैं कि जिन्होंने पांडुलिपियों को बहुत हद तक आगे तक ले जाया, प्रमोट किया, उन्होंने इस शैली को काफी प्रमोट किया और इस शैली को इस्तेमाल करने वाले सुलेखकों को उन्होंने काफी उस समय पुरस्कृत भी किया। इसके बाद देखिए बेटा, रंगीन चित्र यानी पेंटर्स, जो पेंटिंग इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं जब मुगल बादशाहों से संबंधित जो घटनाएं हैं, मुगल एम्परर से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उनको जब लिखा जाता था और लिखे हुए को ही चित्रकार चित्र के रूप में वहां पर वर्णित कर दिया करता था। इसके लिए मैंने आपको भी बताया कि जब लिखने वाला व्यक्ति था वो जगह खाली छोड़ देता था, यानी पृष्ठ पर सुलेखक के द्वारा जो खाली छोटी हुई जगह थी उस पर पेंटर अपने ब्रशेस से, अपने कलर्स से वहां पर एक सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट्स, सुंदर सुंदर मिनिएचर्स बना करके अपनी बात को, उस बात को मतलब और इजी बना देता था समझने के लिए। तो पेंटेड इमेजेस जो हैं वो मुगल कालीन पांडुलिपियों की एक बेहतरीन विशेषता रही है। इसके बाद आप देखिए, चित्रकारी सचमुच एक जादुई कला है, इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, कोई शायद कोई नहीं होगा जो ये माने कि ऐसी ये बात सही नहीं है। और ये कहा गया था अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी लेखक भी थे और अकबरनामा जिनके द्वारा लिखा गया। तो इन्होंने कहा कि चित्रकारी एक जादुई कला है। ये आपके अबुल फजल देखिए, क्यों कहा, क्योंकि कोई भी चित्र जब हम, जो कि हमें मुगल कालीन चित्र जो हम देखते हैं वही नहीं, अगर हम चित्र देखते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से चित्र को बनाया गया है तो वो किसी भी निर्जीव वस्तु को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे कि उसमें जीवन हो। हम कहते हैं ना अभी इसकी आंखें बोल पड़ेंगी, अगर हम किसी पिक्चर में देखते हैं ऐसे लगता है कि अभी ये आईज बोल पड़ेंगी, यानी आंखों में से आंखें पलके झपकेंगी, मुंह बोलेगा, मतलब दैट मीन्स कि एक निर्जीव वस्तु में भी ऐसे लगता है सजीवता नजर आती है हमें। जो चीज हम वर्बली नहीं कह सकते, जो चीज हम लिखकर नहीं बता सकते, वो चीजें हम कैसे बता सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, आजकल तो इमोजीज का जमाना है, सारे बच्चे इमोजीज के थ्रू अपनी बातें कहते हैं और इस बात को बहुत अच्छे से वो समझ भी रहे होंगे। तो लिखित माध्यम से ना कहे जाने वाले जो विचार हैं, वो जैसे राजा और राज्य की शक्ति के विषय में, वो बातें लिखित रूप से अगर नहीं कही जा रही है, नहीं कह पा रहे हैं, तो चित्र के माध्यम से वो चीजें बहुत आसानी से प्रस्तुत की जा सकती थी। इसके अलावा जो चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां पर संलग्न कर देते थे। ये बात हमने पहले भी आपको बताई है कि पेंटिंग्स को बना करके इंसर्ट भी किया जाता था और खाली जगह पर भी पेंटिंग्स उसमें बनाई जाती थी। ये बेटा मिनिएचर्स होते थे, लघु चित्र होते थे, छोटे छोटे चित्र होते थे। अब इतने छोटी पांडुलिपि पर यानी जो पुस्तक के रूप में है उसमें बड़े चित्र तो नहीं बना सकते, तो ये पेजेस पर बने मिनिएचर्स होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स के पेजेस पर बने होते थे। आप ये देखिए, एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पर आ रही है, आप देख रहे होंगे एक पांडुलिपि का यहाँ पर चित्र है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित पिक्चर चित्र इसमें बनाया हुआ है, पेंटेड इमेज इसमें आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरीके से अबुल फजल ने जो ये कहा कि चित्रकारी एक जादुई कला है, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। इसके बाद देखिए, कोलाज में बेटा आप देख रहे हैं जो मुगल कालीन मिनिएचर्स जो पांडुलिपियों में इस्तेमाल किए गए हैं जगह जगह पर, कहीं बाबरनामा में, बादशाहनामा में, अकबरनामा में, हुमायूंनामा में, तो ये सब पिक्चर्स आपके उस समय के बेहतरीन चित्रकारों द्वारा बनाई गई। ये इमेजेस उस पांडुलिपि को और ज्यादा सुंदर और उसको एक संपदा के रूप में वर्णित करती है। उन्होंने शरिया की इन व्याख्याओं को अलग ढंग से प्रतिपादित किया, अलग ढंग से उन्होंने इसको पॉलिटिकल नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इस व्याख्याओं को किया। कुछ और कैसे ये बदलाव किस तरह से आए कि जो आर्टिस्ट थे उनको अपॉइंट किया गया स्पेशली कि वो लोग इन पिक्चर्स को बनाए। जैसे ईरान में एक बेजाद नाम के चित्रकार हुए जिनको वहां पर अपॉइंट किया गया, और सफाविद जो शासक हुए उन्होंने उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण भी दिया।
वो भी इस्लाम को मानते हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण दिया, उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई ताकि वो लोग अच्छे ढंग से चित्रकारी को सीख सकें। और इसके अलावा ईरान के जो कलाकार थे वो संरक्षण और प्रतिष्ठा के लिए भारत में भी आए, मतलब संरक्षण और प्रतिष्ठा की तलाश में वो भारत भी आए, जिनमें से आप देखिए मीर सैयद अली, अब्दुल समद, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज और चित्रकार भारत में आकर के उन्होंने भारत के दरबार में अपने आप को सेट किया। अबुल फजल के द्वारा कही गई ये तथ्य आपके एनसीईआरटी की पुस्तक में ही लिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई भी, जो लोग चित्रकार से, कला से घृणा करते हैं, यानी जो लोग चित्रकला को पसंद नहीं करते, मैं भी उन लोगों को नापसंद करता हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये अबुल फजल के अनुसार है कि वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का एक बेजोड़ तरीका। बेटा इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि कहीं ना कहीं हम अल्लाह की सत्ता या ईश्वर की सत्ता को चुनौती नहीं दे रहे कलाकार चित्रकारी करके, हम बल्कि उसकी सत्ता को और पहचान पा रहे हैं कि हम चित्र तो कितना भी खूबसूरत बना लें, कितना भी सुंदर बना लें, लेकिन उस चित्र में हम जान नहीं डाल सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ उस ऑलमाइटी का है, उस परमात्मा का है, उस सुप्रीम पावर का है, जो कि और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं चित्रकारी हमें, चित्रकला हमें ये अंदाजा दिला देती है कि हम ईश्वर को, ईश्वर ही हमारे लिए ऑलमाइटी है और वो ही इस कार्य को कर सकता है। तो जीवन देना केवल उसका काम है, हमारा काम नहीं है। और चित्रकारी हमें इससे काफी हद तक हमें इसका परिचय दिलाती है। हरिता मैम, अगर बच्चों का इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज एक बार डिस्कस कर लें। एक बच्चे ने कहा है कि इतिवृत्त एक बार फिर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, तो इतिवृत्त पर आप। सविता मैम, एक बच्चा बोल रहा है कि ये पांडुलिपि तो थी, लेकिन इनको लिखता कौन था? तो बच्चों को एक बार बताना पड़ेगा कि लेखक होते थे। जैसे उदाहरण के सहित हम बता सकते हैं कि अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, लेकिन जब उसकी, जैसे आजकल तो छापे खाने में पुस्तकें जाके छप जाती हैं, लेकिन उस समय हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए उनको इतिवृत्त कहा जाता था। तो आप थोड़ा सा ये भी बताएं बच्चों को। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखती हूँ। बेटा इतिवृत्त का मतलब है कि घटनाओं को कालक्रम, यानी जो घटना जिस क्रम में घटित हुई है उसका वर्णन उसी क्रम में किया जाता है। तो लिखने की इस शैली को हम क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त कहते हैं। इति मतलब कहानी या घटना, वृत्त मतलब वृतांत, यानी उस घटना का एज इट इज वर्णन जब हम करते हैं, घटना मतलब कालक्रम के अनुसार, यानी डेट वाइज, या आप कह लीजिए तथ्यों के घटित होने के अनुसार हम उन घटनाओं को वर्णित करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आप ले रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि लिखता कौन था, जैसे अभी गीता मैम ने बताया बहुत अच्छे से कि जो अबुल फजल है उन्होंने लिखा अकबरनामा। मतलब उन्होंने एक जो मटेरियल है वो अबुल फजल द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया गया, डेटा को संग्रहित किया गया और एक जगह पर उसको एकत्रित करके उसको एक जो रॉ फॉर्म में उसको तैयार किया गया। लेकिन उसको लिखने के लिए अलग से राइटर्स होते थे, सुलेखक होते थे, जो कैलीग्राफिक फॉर्म में उनको लिखा करते थे। इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो होर्डिंग्स होते हैं उनका लिखना क्या है तो कोई और बताता है, लेकिन लिखने वाले पेंटर्स अलग होते हैं, वो उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको लिखते हैं। ऐसे ही जो पांडुलिपियां होती थी उनमें लिखना क्या है, ये लेखक जो उसका राइटर है, वो राइटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरा उसका रॉ फॉर्म में उसको तैयार कर रहा है, उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसको जब पांडुलिपि पर उकेरा लिखा जाता था कलम से और शाही से, वो लिखने वाले सुलेखक अलग हुआ करते थे, वो उसको वहां पर सुंदर ढंग से कैलीग्राफिक फॉर्म में उसको वहां पर लिखा करते थे। आई होप की बात मैं बच्चों तक पहुंचा पाई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्विक रिकैप की तरफ। ओवर टू यू हरिता मैम। तो चलिए बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। चित्रकारी एक जादुई कला है, ये कथन किसने दिया? किसका कथन है ये? पेंटिंग इज अ मैजिकल आर्ट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हूम? नंबर 1 अकबर, बी इब्राहिम लोधी, सी अबुल फजल, या डी हुमायूं? उत्तर आप अपने चैट बॉक्स में ए, बी, सी या डी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। और उत्तर आने चालू हो गए हैं। मेजॉरिटी ये आंसर दिया है चौहान, लवली चौहान ने 1C, लवली चौहान है, करुणा है, हर्ष है,
मुस्कान है, रितु सिंह, ये सब लिख रहे हैं सी। तो मेजॉरिटी बच्चों को समझ में आया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। हाँ जी जी, अबुल फजल सही उत्तर। अब आता है दूसरा प्रश्न। पृष्ठों को यानी पेजेस को, जो पन्ने इस्तेमाल होते थे इतिवृत्त में, पृष्ठों को चमकाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? Who used to do the work of illumination of the pages? नंबर ए कैलीग्राफिस्ट यानी सुलेखक, नंबर बी कोफ्तगर ग्लाइडर, नंबर सी चित्रकार पेंटर, या नंबर डी जिल्दसाज बुक बाइंडर। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर बच्चों हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे। जी, दूसरे प्रश्न के उत्तर भी आने चालू हो गए हैं। और बी रिंकू ने, हर्ष ने जवाब दिया है, दिनेश ने जवाब दिया है, और काजल, ये सब लिख रहे हैं बी। तो हम उत्तर रिफ्लेक्ट करें। जी, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नेहा, रश्मि, लव प्रताप, शिवानी जायसवाल, दिनेश गुप्ता, फरमान त्यागी, विनय पवाल, विवेक सिंह, सभी आप सभी ने सही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैम। जी हाँ जी। तो तीसरा प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर है। रज़्मनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक? नंबर ए रामायण, नंबर बी अकबरनामा, नंबर सी बाबरनामा, या नंबर डी महाभारत। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर अब हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ए, बी, सी या डी से उत्तर दीजिए। सेकंड प्रश्न से आगे बढ़े अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ, और उत्तर है महाभारत। ठीक है, तीसरे प्रश्न के उत्तर भी काफी कुछ सही आ गए हैं। जी, महाभारत। चलिए आगे बढ़े। बेटा ये असाइनमेंट जो आपको अब आज आप क्लास अच्छे से अगर आपने देखी है तो इस असाइनमेंट को करिए और अपने टीचर्स से डिस्कस करिए। पांडुलिपियों की रचना के प्रमुख सोपान कौन कौन से थे? अभी हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में कि कैसे पांडुलिपियां बनाई जाती थी, व्हाट वर द मेन फेसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। दूसरा क्वेश्चन, अकबर द्वारा फारसी को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा के रूप में क्यों चुना गया? व्हाई डिड अकबर चूज पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? यानी क्यों उन्होंने फारसी को अपने दरबार की भाषा बनाया? चित्रकारी एक जादुई कला है, किसके द्वारा ये कथन कहा गया था? और आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। पेंटिंग इज अ मैजिकल आर्ट, हु सेड, एंड हाउ फार डू यू एग्री विद दिस? गिव रीजन इन फेवर ऑफ योर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आप डिस्कस करिए अपने टीचर के साथ, अपनी कॉपी पर करिए, मैडम को चेक करवाइए। अब फूड फॉर थॉट, यानी थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देने वाला क्वेश्चन है ये आपका, कि मुगल कालीन पांडुलिपियां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं। बिल्कुल। वर्तमान काल में पुस्तकों की रचना की प्रक्रिया से पांडुलिपियों की रचना प्रक्रिया की तुलना करते हुए युक्त तर्क सहित अपने उत्तर की समीक्षा कीजिए कि आप कहां तक इस कथन से सहमत हैं। द मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। कंपेयरिंग द creation process of manuscripts with the process of creation of books in the present period, along with a suitable reason for your answer. तो बेटा डिस्कस कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए और फिर इसका आंसर लिख के अपने माइंड को चेक कराइए। ये आपका माइंड मैप जो कि आज हमने डिस्कस किया। हमने बात की द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, जिसमें हमने बात की तुर्की से फारसी की ओर और पांडुलिपियों की रचना की बात की। दरबारी भाषा कौन सी रही हमारी? फारसी। और पुस्तकों का अनुवाद किया गया तो उसके बावरी जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको, बाबरनामा और महाभारत को हमने रज़्मनामा में उस समय ट्रांसलेट किया गया। पांडुलिपियां हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी। कहाँ बनाई जाती थी? शाही किताबखाना में, और इसमें कैलीग्राफी के जरिए इनको लिखा जाता था। इसमें नस्तलिक शैली, जो कि अकबर की बड़ी पसंदीदा शैली थी, कलम और शाही की मदद से इसको लिखा जाता था। इनमें कागज बनाने वाले, सुलेखक, कोफ्तगर, चित्रकार और जिल्दसाज इसमें शामिल होते थे, जिनके कार्यों के चलते ये पांडुलिपि तैयार होती थी। और जो पेंटेड इमेजेस जिनके बारे में हमने देखा कि चित्रकारी एक जादुई कला के रूप में वर्णित की गई है अबुल फजल के द्वारा। जीवित लोगों के चित्रों को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव भी रहा, लेकिन धीरे धीरे शरिया की व्याख्याओं में बदलाव आया और नए चित्रकार हमें नजर आते हैं, बिहजाद, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, और इसके अलावा भी बहुत सारे चित्रकार उस समय रहे हैं।
ठीक है बेटा, ये हिंदी का माइंड मैप था और ये इंग्लिश में भी है। आप इसमें इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे इसमें देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके बाद आज की कक्षा यहीं तक, और अगली कक्षा के लिए आपकी अगली कक्षा होगी नेक्स्ट मंडे। तो गलती से यहाँ पर 19 अक्टूबर लिखा गया बेटा, आप नेक्स्ट मंडे जो आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। थैंक यू सो मच। और गूगल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें अपने अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।